CH-17 आरोही की मॉम को पता चला 12 साल पहले की सच्चाई। इस वक्त आरोही अपने कमरे में बैठी हुई लैपटॉप पर अपना हैकिंग का काम कर रही थी। उसने अपनी है इंटेलिजेंस और अपनी बिजनेस माइंडेड स्किल से 15 दिनों के अंदर ही वह बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी हैकिंग की दुनिया में। वह अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहती थी। इसके लिए उसने शुरुआत बहुत पहले कर दी थी। अभी आरोही यह काम कर ही रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। आरोही ने अपना लैपटॉप बंद किया और दरवाजा खोलने चली गई। आरोही ने जब दरवाजा खोला तो उसके सामने रूप जी खड़ी हुई थी। रूप जी ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरोही नेहरू जी को एक नजर देखा और दरवाजा से हट गई और अपने सोफे पर जाकर अपने लैपटॉप में काम करने लगी। रूप जी को आरोही का ऐसा बर्ताव देखकर बुरा लगा और उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आया। जाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चा अपनी माँ को इग्नोर करेगा तो माँ को तो गुस्सा आएगा ही। रूप जी ने आरोही के पास गई और उसकी तरफ देखकर थोड़े गुस्से से बोली, मैंने तुमसे कहा मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मेरी बात सुनने की जगह मुझे इग्नोर कर रही हो। आरोही लैपटॉप पर अपना काम करते हुए बोली, भगवान ने मुझे 2 कान दूसरों की बातें सुनने के लिए ही दिए हैं मैसेज रायजादा। और आप तो बिल्कुल मेरे पास खड़ी है, इसलिए आपकी आवाज तो मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है। इसीलिए आप जल्दी से अपनी जो बात कहने आई है वह कहिए और जाइए यहाँ से। रूप जी आरोही की बात सुनकर जल्दी से बोली, यह क्या तुमने मैसेज रायजादा मिसेज रायजादा लगा रखा है? मैं माँ हूँ तुम्हारी, अपनी माँ से कोई ऐसी बदतमीजी करता है? आरोही रूप जी की बात सुनकर ताली बजाते हुए बोली, कंग्रेचुलेशंस श्रीमती रायजादा। आपकी याददाश्त बहुत सालों बाद आज वापस आ गई है। आपको यह बात याद आ गई है कि आपकी कोई बेटी भी है जिसकी आप माँ है। रूप जी आरोही की बात पर गुस्से से बोली, यह कैसी बकवास बातें कर रही हो तुम? 12 साल घर से बाहर रहकर तुम्हारी अकल घास चलने चली गई है, जो तुम अपनी मैनर्स और बड़ों से बात करने की तमीज भूल चुकी हो। आरोही रूप जी की तरफ देखते हुए बोली, बस अब बहुत हो चुका। मैं इतनी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरी सर पर ही चढ़ जाएं। बड़ों से कैसे बात करनी है, बड़ों को कैसे इज्जत देनी है, यह सारी बातें मुझे आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात 12 सालों तक घर से बाहर रहने की, तो भूलिए मत, मुझे इस घर से भेजने वाली भी आप खुद थी और आप खुद को मेरी माँ कहती है। तो फिर चलिए मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जब बचपन में मैं बीमार पड़ती थी तब कहाँ थी आप? और आपकी जगह कोई नैनी मेरी देखभाल क्यों कर रही थी? जब आप तो मेरी माँ है तो उसी हिसाब से तो आपको मेरी देखभाल करनी चाहिए थी ना? जब बचपन में मैं नर्सरी स्कूल में थी, जब स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उस दिन मैं अपने सभी दोस्तों से अपनी माँ को मिलवाना चाहती थी। लेकिन आपने मुझे छोड़कर अपने दूसरे बेटी रिद्धिमा और रूहानी के साथ उनके क्लास में उनके पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने गई। जब मेरी पेरेंट्स मीटिंग में आपकी जरूरत थी तो आप कहाँ थी? जब मैं सिर्फ 5 साल की बच्ची थी, तब मैं स्कूल अपनी नैनी के साथ जाती थी और स्कूल किस वापस अपनी नैनी के साथ आई थी। मैं जब दूसरे बच्चों को देखती थी, उनके मम्मा पापा के साथ, जब वह लोग अपने उन छोटे छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने आते थे, स्कूल से लेने आते थे, उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनका इंतजार करते थे, मुझे उन सबको देखकर बहुत बुरा लगता था क्योंकि मुझे स्कूल से लेने या फिर छोड़ने कोई भी नहीं आता था। जब उस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप कहाँ थी? आपको पता है, जब मेरा 6th बर्थडे था तब मैं बहुत खुश थी क्योंकि उसे दिन मुझे दादाजी ने एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट दिया था जो मुझे बहुत पसंद था और मेरा वह फेवरेट ब्रेसलेट रिद्धिमा ने तोड़ दिया था और इसलिए मैं और रिद्धिमा उस बात पर झगड़ा कर रहे थे
और झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि हम दोनों लड़ाई करने लगे और लड़ाई में हम दोनों गिर गए। तब आप दौड़कर रिद्धिमा के पास आई, उसे अपनी गोद में बिठाया, उसकी चोट पर दवाई लगाई। लेकिन उस दिन चोट उससे ज्यादा तो मुझे लगी थी ना। लेकिन तब भी आपने मुझे छोड़कर उसे चुना था। जब मुझे चोट लगी थी और तब आप मुझे आपकी जरूरत थी तो आप कहाँ थी? जब मैं सिर्फ 6 साल की थी तब पापा मुझे हॉस्टल छोड़ने जा रहे थे। मैं आपके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, आपके पास भी आई और आपको रो रो कर बोलने लगे कि मुझे मत भेजो खुद से दूर। लेकिन तब आपने मेरी बात सुनी थी क्या? आपने मुझे खुद से दूर भेज दिया था। आप जानती है, जब बच्चा माँ से दूर होता है ना तब एक माँ की आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन जब मुझे हॉस्टल भेजा जा रहा था तब वहाँ मेरा पूरा परिवार था। अगर कोई नहीं था तो आप और आपके बच्चे। अरे आप तो मुझे आखिरी बार देखने तक नहीं आई थी। जब उसे वक्त मुझे आपकी जरूरत थी तब आप कहाँ थी? क्या आपके पास है मेरा इनमें से किसी भी एक सवाल का जवाब? बोलिए, अब क्या बोलती बंद हो गई आपकी? मुझे जवाब दीजिए ना। और इन सबके बावजूद आप खुद को मेरी माँ कहती है। बोलिए, क्या हर माँ आपके जैसी होती है? अगर माँ आपके जैसी होती है ना, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मुझे हर जन्म में अनाथ बनाकर भेजें, या फिर मैं इस दुनिया में जन्म लेने से पहले ही मर जाऊं। और वैसे भी इस दुनिया में मेरे माँ बाप होते हुए भी मैं पिछले 12 सालों से नहीं पिछले 18 सालों से अनाथ की तरह जिंदगी जी रही हूँ। इसलिए मैं खुद को अनाथ मानती हूँ। मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप और मेरा परिवार जब मैं इस दुनिया में जन्म लिया था तभी सही वह लोग मेरे लिए मर चुके हैं। रूप जी अपनी आंखों में आंसू लेकर आरोही की तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्लाई, आरोही नाना नाना डॉट। आरोही भी रूप जी की तरफ देखते हुए अपनी आवाज ऊंचा करते हुए बोली, चिल्लाइए मत, मैसेज रायजादा चिल्लाना मुझे भी आता है। और क्यों, क्या हुआ? सच सुना नहीं जा रहा? सच आखिर सच होता है और वह कड़वा भी होता है। मैंने तो सिर्फ सच पर से पर्दा उठाने की कोशिश की है, मैसेज रायजादा। रूप जी आरोही की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें हॉस्टल जानबूझकर नहीं भेजा था। तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हें हॉस्टल भेजा गया था। तुमने रिद्धिमा को टेरेस से धक्का दे दिया था। रिद्धिमा को उस दिन सर पर बहुत चोट आई थी। डॉक्टर ने हमसे यह भी कह दिया था कि अगर हम उसे सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लाते तो वह शायद इस दुनिया में भी ना होती। और डॉट। रूप जी आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही आरोही ने उनकी बात काटते हुए बोली, आपसे यह बात किसने की कि मैंने रिद्धिमा को टेरेस से धक्का दिया था? क्या आप उस वक्त टेरेस पर थी? क्या आपने मुझे उस वक्त रिद्धिमा को धक्का देते हुए देखा था? बोलिए, जवाब दीजिए। रूप जी आरोही की बातों का जवाब देते हुए बोली, मैंने उस वक्त खुद तुम्हें टेरेस पर देखा था। तुम टेरेस के किनारे पर खड़ी थी और रिद्धिमा इतनी ऊपर से जमीन पर नीचे गिरी हुई थी और उसके सर से खून बह रहा था। और यह बात खुद रूहानी ने मुझे बताई थी। उसने अपनी आंखों से तुम्हें रिद्धिमा को धक्का देते हुए देखा था। आरोही रूप जी की तरफ देखते हुए एक चिढ़ाने वाली हंसी हंसते हुए बोली, ओह रूहानी, आपकी बेटी। यह वही रूहानी है ना जो कल रात सबके सामने परिवार, इज्जत और खानदान के नाम का ढंढोरा पीट रही थी। और आपकी यह बेटी तो साक्षात सत्यवादी हरिश्चंद्र की बेटी है ना, जो सिर्फ और सिर्फ सच बोलती है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलती। जो सिर्फ और सिर्फ सच बोलती है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलती। इसलिए तो कल रात उसे 2-2 थप्पड़ पड़े थे। कल रात कितने कॉन्फिडेंस है वह झूठ बोल रही थी ना। और आखिरकार अंजाम क्या हुआ? सच सामने आया और आप खुद वही थी ना। और आपने खुद अपनी आंखों से देखा और सुना था कि आपकी लाडली बेटी ने क्या क्या करतूतें की थी। लेकिन आप फिर भी अपनी उसे लाडली बेटी की बातों पर आंखें बंद करके भरोसा करती है।
कल रात आपने मिस्टर रायजादा से क्या कहा था? उनकी आंखों पर मेरे प्यार की पट्टी बंधी हुई है। यही कहा था ना आपने? आज वही बात मैं आपसे कहती हूँ, आपकी आंखों पर भी अपनी बेटियों के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। चलिए आज 12 सालों बाद में आपको सच से रूबरू करवाती हूँ। इतना बोलकर आरोही ने अपना लैपटॉप खोला और उसमें एक वीडियो प्ले करके रूप जी के सामने वह लैपटॉप रख दिया और रूप जी वह वीडियो देखने लगी। उस वीडियो में 12 साल पहले का नजारा था, जब रिद्धिमा टेरेस से नीचे गिरी थी। दरअसल हुआ यह था कि रिद्धिमा, रूहानी, रोहिणी और आरोही एक साथ बैठकर गेम खेल रहे थे। या फिर यूं कहे कि आरोही तो सिर्फ वह गेम देख रही थी, बाकी की 3 लड़कियां ही गेम खेल रही थी। रिद्धिमा, रूहानी और रोहिणी तीनों एक दूसरे को पकड़ रही थी, एक दूसरे के पीछे भाग रही थी और हंस रही थी। उसे वक्त बारिश का मौसम था और थोड़ी सी बारिश हुई थी, जिस वजह से छत थोड़ी गीली थी। लेकिन रिद्धिमा, रूहानी और रोहिणी अपनी मस्ती में खेल रही थी। उन तीनों को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था, लेकिन आरोही ने यह सब कुछ देख लिया था, इसलिए वह उन तीनों को छत की किनारे से वापस लाने जा रही थी। आरोही उन तीनों के पास पहुंच पाती उससे पहले ही रूहानी रिद्धिमा को पकड़ने के लिए उसके पास दौड़ कर गई। रूहानी के हाथों का धक्का लगने की वजह से रिद्धिमा का पैर पानी वाली जगह पर उसका पैर फिसल गया और वह छत पर से नीचे गिर गई। आरोही तुरंत दौड़कर छत के किनारे पर आई रिद्धिमा को बचाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही रिद्धिमा छत से नीचे गिर चुकी थी। रूहानी और रोहिणी यह देखकर छत से तुरंत नीचे आ गए थे और रूप जी ने आरोही को छत के किनारे पर देख लिया था, इसलिए वह आरोही को ही इन सारी बातों का दोषी ठहरा रही थी। और रूहानी ने भी यही कहा था कि उसने आरोही को रिद्धिमा को धक्का देते हुए देखा था। और यह सारी चीज इस वक्त रुक जी लैपटॉप में देख रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की बात नहीं सुनी। वीडियो खत्म होने के बाद आरोही ने लैपटॉप वापस ले लिया और उसे बंद करके वापस रख दिया। आरोही रूप जी की तरफ देखते हुए बोली, देख लिया आपने अपनी लाडली बेटियों का सच? अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपकी आंखों से यह प्यार की अंधी पट्टी है ना, वह अब उतर चुकी होगी। वैसे मानना पड़ेगा मैसेज रायजादा, क्या परवरिश की है आपने अपनी बेटियों की। आपकी बेटियां तो मासूम है, भोली भाली है, बेचारी है, वह तो कभी कुछ गलत काम कर ही नहीं सकती। आप अभी अपनी आंखों के सामने अपनी खुद की परवरिश का नतीजा देख सकती है। वैसे आपने थोड़ी देर पहले मुझे कुछ बात की थी, आप शायद भूल गई होगी, तो मैं आपको याद दिला दूं। आप यह कह रही थी कि मुझ में मैनर्स नहीं है, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, मैं बदतमीज हूँ और मैं 12 सालों तक घर से बाहर रहकर बहुत बिगड़ चुकी हूँ। तो इस बात का मैं आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया कहती हूँ। आपने मुझे 12 सालों तक यहाँ से दूर रखा, इसलिए आज मेरी परवरिश आपकी बेटियों की तरह नहीं है। क्या आपने उन्हें ऐसे ही संस्कार दिए हैं? तो फिर मेरे लिए तो यह बहुत अच्छा है कि मैं यहाँ पर नहीं थी और मैं ऐसे फालतू के संस्कार नहीं आए। अगर मैं यहाँ पर रहती तो मैं भी इनकी तरह ही बिगड़ चुकी होती। मैं सबके सामने दूसरों की बेइज्जती कर रही होती, सबसे झूठ बोल रही होती। आपने मुझे यहाँ से भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज रायजादा। इस वक्त रूप जी की आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। उनको अंदर से बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। उन्होंने कभी अपनी बेटी का साथ नहीं दिया, उन्होंने कभी अपनी बेटी से प्यार नहीं किया और उन्होंने जिन बेटियों को बेनतहा प्यार दिया, अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा माना, उनकी वही बेटियों ने आज उनका सर शर्म से झुका दिया। एक वक्त था जब उनको गुरूर था, घमंड था अपनी दोनों बेटियों पर, लेकिन आज आरोही के सवालों ने और उसकी एक वीडियो ने उनका सारा गुरूर और घमंड चूर चूर कर दिया।
रूप जी अपनी आंसू भरी आंखों से और अपनी कंपकंपाती आवाज से आरोही की तरफ देखते हुए बोली, डॉट डॉट आरोही। इसके आगे वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही आरोही ने उनकी बातों को काटते हुए कहा, बस श्रीमती रायजादा, आप जो बातें करने आई थी वह आपने कर ली और आपको जितना सच पता चल रहा था आपको वह सारा सच भी पता चल गया। अब आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, आप यहाँ से जा सकती है। रूप जी फिर से बोली, लेकिन आरोही बेटा। आरोही बोली, मैंने कहा ना आप जाइए यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आरोही की बात सुनने के बाद भी रूप जी वहां से नहीं हिली। वह अपनी आंसू भरी आंखों से सिर्फ अपनी बेटी को ही देख रही थी। आज उनके दिल में बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। आज उनको ऐसा लग रहा था कि काश वो अपनी बेटी को प्यार कर पाती, काश उन्होंने अपनी बेटी पर भरोसा किया होता। लेकिन बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आ सकता, ठीक वैसे ही उन्होंने जो गलतियां की वह कभी माफ नहीं की जा सकती। आरोही ने जब देखा कि उसके इतना कहने के बाद भी रूप जी नहीं जा रही है और सिर्फ उसे ही देख रही है, तो अब उसे गुस्सा आने लगा। इसलिए आरोही ने रूप जी का हाथ पकड़ा और उनको दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। आरोही ने रूप जी को कमरे से बाहर निकाल दिया और रूप जी कुछ कह पाती उससे पहले ही आरोही ने उनके मुंह पर ही जोर से दरवाजा बंद कर दिया। रूप जी इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह लड़खड़ा गई, लेकिन वह गिर पाती उससे पहले ही पीछे से उनको किसी ने थाम लिया। वैसे मुझे आप सबसे एक बात पूछनी थी, आरोही को रूप जी को माफ कर देना चाहिए या नहीं? मुझे यह बात जरूर बताना। CH-18 एक घटिया और बेहुदा विलेन। रूप जी ने अपनी आंसू भरी आंखों से जब पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने अभय जी खड़े थे और उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आज उन्हें भी अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, उन्हें बहुत शर्म आ रही थी। उन्होंने अपनी बेटी पर भरोसा नहीं किया था। अभय जी भी आरोही के रूम के बाहर खड़े होकर रूप जी और आरोही की सारी बातें सुन रहे थे। जब वह वीडियो प्ले हुआ तो वह वीडियो देख तो नहीं पाए, लेकिन रूप जी के फेस के एक्सप्रेशन से उन्हें यह पता चल चुका था कि 12 साल पहले गलती आरोही की नहीं बल्कि रूहानी की थी। और इस बात का उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी की बात नहीं सुनी। उनकी बेटी उनके सामने रो रही थी, उनसे कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे मासूम सी बच्ची की बात नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती हॉस्टल छोड़ने चले गए। अभय जी रूप जी को अपने साथ अपने रूम में लेकर चले गए। रूप जी अभय जी की तरफ देखकर रोते हुए बोली, अभय, हमसे हमारी बेटी दूर हो गई। वह अपने आप को अनाथ मानती है। उसने मुझे यह तक कह दिया कि उसके माँ बाप उसके लिए हम मर चुके हैं। वह इस दुनिया में अकेली है। आज सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती की वजह से आज हमने हमारी बेटी को खो दिया, उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। अभय जी ने रूप जी को अपने गले से लगाते हुए उन्होंने भी रोते हुए कहा, इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी है रूप। अगर हम दोनों बचपन में उसके साथ होते, उसके साथ रहते, उसे प्यार देते, उसकी बातों पर विश्वास करते तो आज वह हमसे इतनी दूर नहीं होती। आखिर वह बच्ची सच ही तो कह रही थी। हम दोनों सिर्फ और सिर्फ रूहानी रिद्धिमा और रिधान के माँ बाप बनकर रह गए, लेकिन कभी भी हम दोनों आरोही के माँ बाप बन ही नहीं पाए। हम दोनों ने कभी उसे बच्ची पर ध्यान नहीं दिया। वह बच्ची हमारे सामने रोती रही, आंसू बहाती रही, उसके दिल में इतना दर्द था, उसे हमारे प्यार की जरूरत थी, लेकिन उसे वक्त हम उसे वह नहीं दे पाए। अगर आज वह बच्ची हमें माँ पापा कहकर नहीं पुकार रही तो उसमें गलती सिर्फ हमारी है, क्योंकि हम कभी उसके माँ पापा बन ही नहीं पाए। और यह सजा मैं खुशी खुशी स्वीकारता हूँ। जब मेरी बच्ची को मेरी जरूरत थी तब मैं उसके पास नहीं था। जब मेरी बच्ची को एक बाप की सेफ्टी की जरूरत थी तब मैं उसके पास नहीं था। तो फिर अब मैं कैसे उसे पर अपना हक जता सकता हूँ और उसे खुद को पापा कहने के लिए मजबूर कर सकता हूँ? रूप
मेरी बेटी मुझे गलतियों की सजा देने के लिए मुझसे बाप होने का हक छीन लेती है तो फिर ठीक है, मैं यह सजा मंजूर करता हूँ। मैं अपनी हर एक गलती का प्रायश्चित करने के लिए, उसकी सजा पाने के लिए मैं यह सजा मंजूर करता हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी सजा कोई नहीं हो सकती कि मेरी बेटी ने मुझे पापा कहना छोड़ दिया है। रूप जी अपनी आंसू भरी आंखों से अभय जी की तरफ देखते हुए बोली, यह आप कैसी बातें कर रही हैं अभय? आखिर आप कैसे यूं ही अपनी ही बेटी को अपने हाथों से जाने दे सकते हैं? मैं मानती हूँ मैंने गलतियाँ की, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जब उसे मेरी जरूरत थी तब मैं उसके पास नहीं थी, लेकिन मैं माँ हूँ उसकी। मैंने उसे इस दुनिया में जन्म दिया है। मैंने उसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है। आरोही मेरी वह बच्ची है जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। वह मेरी एक रोती बेटी है जिसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में महसूस किया है। मैं यूं ही अपनी बच्ची को अपने आंखों के सामने खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकती। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। अगर वह चाहती है कि मुझे इसके लिए सजा मिले तो ठीक है, मैं उसकी हर सजा पाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यूं खुद को मुझे दूर तो ना करें। अगर वह मुझे सजा के तौर पर अपनी नौकरानी बनाकर रखे तो भी मुझे मंजूर है। अगर अपनी गलतियों की सजा पाने के लिए वह मुझे डांट ले, मार ले तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी बच्ची की खुशी के लिए, उसकी माफी के लिए हर काम करने को तैयार हूँ। बस मेरी बेटी मुझे माँ कहने का हक ना जीने। इतना बोलकर रूप जी जमीन पर घुटनों के बल बैठकर बिलख कर रो पड़ी। अभय जी की रूप जी के पास बैठकर उन्हें गले लगाते हुए रो पड़े। अभय जी ने रूप जी को गले लगाते हुए रोते हुए कहा, नहीं रूप, अब अगर हम कुछ भी करेंगे तो भी वह सब कुछ वेस्ट ही होगा। हमारी बच्ची हमसे बहुत दूर जा चुकी है, इतनी दूर कि शायद हम कभी उसे तक ना पहुंच पाए। उसने अपने दिल के दरवाजे हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। उसने हमें यही सजा दी है। उसने हमसे हमारा माँ बाप कहलाने का हक हमसे छीन लिया है। रूप जी अभय जी की बात सुनकर और जोर जोर से रोने लगी और उन्होंने कसकर अभय जी को गले से लगा लिया। अभय जी रोते हुए अपने मन में सोचते हुए बोले, सच्चाई क्या है वह तुम नहीं जानती रूप। जितना सच अभी तुम देख पा रही हो, सच उससे कहीं गुना ज्यादा भयानक है। जब हमारी बच्ची 12 सालों तक हमसे दूर रही तब उसके साथ इतना कुछ हो चुका है कि अगर तुम वह सुनती तो शायद तुम अपने पछतावे से मर ही जाती। वह पछतावा तुम्हें ढंग से जीने ही नहीं देता। पता नहीं वह कौन सा ऐसा दरिंदा होगा जिसने मेरी 13 साल की मासूम सी बच्ची का रेप कर डाला। रूप, आज मैं तुमसे, खुद से और आरोही से वादा करता हूँ, जिस दिन मैंने उस दरिंदे को ढूंढ निकाला ना, उस दिन मैं उस दरिंदे को इतनी भयानक मौत दूंगा कि वह कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। उसे ढूंढने के लिए, उसी को मौत के घाट उतारने के लिए मुझे अपनी सारी पावर्स इस्तेमाल करनी पड़े तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो भी मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा वह दरिंदा है कौन, और इस वक्त वह है तो आखिर है कहाँ। अभय जी यही सारी बातें सोचते हुए अपने मन में बोल रहे थे और इस वक्त उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। आखिर वह अपनी बेटी के रेपिस्ट को मौत के घाट उतारना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के किसी शहर में जंगलों के बीचों बीच, जंगल के बीच में इस वक्त एक महल जैसा बना हुआ था। लेकिन वह महल नहीं था, वह तो एक जेल थी। और इस वक्त एक 25 साल का आदमी एक कमरे में बैठा हुआ सीसीटीवी कैमरे में उस जेल की सारी हरकतें देख रहा था। उसे जेल के अंदर हजारों से भी ज्यादा लड़कियां कैद हुई थी। वह सभी लड़कियां रो रही थी। उन लड़कियों में से कुछ लड़कियों के शरीर पर जख्म के निशान थे। वह सभी लड़कियां अपने घर जाने के लिए वहां पर खड़े आदमियों से भीख मांग रही थी, लेकिन कोई भी लड़कियों की बात नहीं सुन रहा था। यह सारा नजारा देखकर उसे 25 साल के आदमी के फेस पर एक बहुत ही गंदी सी स्माइल आ गई थी।
उसकी आंखें उन सभी लड़कियों को हवस भरी नजरों से देख रही थी। तभी उसे आदमी ने अपना चेहरा इधर-उधर घुमाया और उसने एक नज़र अपने पूरे कमरे को देखने के बाद उसके चेहरे की वह गंदी सी मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। वह एक 25 साल का आदमी था, एक परफेक्ट बॉडी का मालिक, लेकिन उसका रंग सांवला था। अरे सांवला रंग उसे पर बहुत जच रहा था। यही उसे हैंडसम के साथ साथ खतरनाक भी बना रहा था। उसकी वह ब्राउन आंखें और तीखे नाक नक्श उसकी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। तभी उस आदमी के पास एक बॉडीगार्ड आया और उसने अपना सर झुका दिया। उस आदमी ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, क्या वह 3000 लड़कियां हमारे बिजनेस पार्टनर के पास पहुंच गई है? उस बॉडीगार्ड ने अपना सर झुकाते हुए जवाब दिया, जी बॉस, वह 3000 लड़कियां दूसरे बॉस के पास पहुंच चुकी है। दूसरे बॉस उन सभी लड़कियों को कल रात शिप से रसिया ले जा रहे हैं। उसके बाद रशिया में ही उन सभी लड़कियों का ऑक्शन होगा। वहां जाकर यह सारी लड़कियां बेच दी जाएगी। वह आदमी बॉडीगार्ड की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, खूब, बहुत खूब। यह सारी चीज ठीक चल रही है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर यह सारी लड़कियां हैं, उन सभी को दुबई भेजने की तैयारी करो। और हाँ, जरा नई लड़कियों के लाने की तैयारी करो। अभी मेरे कमरे में किसी लड़की को भेज देना। उस आदमी के जाने के बाद बॉडीगार्ड तुरंत वहां से चला गया और आदमी भी वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वह आदमी अपने कमरे में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था और उसके दूसरे हाथों में सिगरेट जल रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और 2 बॉडीगार्ड जाकर एक रोती हुई लड़की को उस कमरे में छोड़कर चले गए। वह आदमी धीरे धीरे चलते हुए उस लड़की के पास आया और वह लड़की बस रोए जा रही थी। उस आदमी को अपने पास आता देख वह लड़की धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। वह आदमी उसे लड़की के पास आया और उसके बालों को खींचते हुए उसको बिस्तर पर लाकर पटक दिया। वह लड़की चिल्लाते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। इतना बोलकर वह लड़की उस आदमी के सामने अपने हाथ जोड़ दिए, लेकिन इससे उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह लड़का बिस्तर के ऊपर जाकर उस लड़की के ऊपर आया और उसे लड़की पर अपनी हैवानियत दिखाने लगा। उस आदमी ने उसे लड़की के कपड़ों को जबरदस्ती फाड़ना शुरू कर दिया और वह लड़की उस रोकने की कोशिश करती रही, बस रोती रही, लेकिन उस आदमी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस आदमी ने उसकी अपर नेकेड बॉडी पर अपनी जलती हुई सिगरेट रखी, जिससे उसे लड़की की चीखें उसे पूरे कमरे में गूंज उठी। उस कमरे में ऐसे ही उसे लड़की की चीखें गूंजती रही और वह आदमी अपनी हैवानियत दिखाता रहा। तकरीबन 2 घंटे बाद उसे लड़की की चीखें पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह आदमी उस कमरे से बाहर नहीं आया था। 3 घंटे बाद वह आदमी उस कमरे से बाहर आया और इस वक्त वह अपने शर्ट के बटन लगा रहा था। उस आदमी ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, अंदर पड़े हुए कचरे को कूड़ेदान में फेंक के आओ। इतना बोलकर वह आदमी वहां से चला गया और उन बॉडीगार्ड्स ने जब उस आदमी की बात सुनी तो वह दोनों उसे कमरे के अंदर चले गए। लेकिन जब उन दोनों ने अंदर के कमरे का नजारा देखा तो उन दोनों की रूह कांप उठी। अंदर वही लड़की थी जो थोड़ी देर पहले रो रही थी। उसके हर एक हिस्से से खून बह रहा था। उस लड़की के शरीर पर काटने और नोचने के निशान थे, जिनमें से अभी भी खून बह था, और उसे लड़की के दोनों पैरों के बीचों बीच उसके प्राइवेट पार्ट पर चाकू के मारने के निशान थे, जिसमें से लगातार खून बह रहा था। उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने उस लड़की के शरीर पर सफेद चादर रखी और उस लड़की को लेकर कूड़ेदान की तरफ चले गए और उस लड़की की डेथ बॉडी को वहीं पर ही फेंक दिया।
एक बॉडीगार्ड तो वहां से चला गया, लेकिन दूसरा बॉडीगार्ड अभी भी वहीं खड़ा होकर उस लड़की की डेथ बॉडी को देख रहा था। उस दूसरे बॉडीगार्ड ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए उस लड़की की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ कर देना बहन, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाया, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा परिवार इनसे पलता है। अपने परिवार के लिए मुझे यह करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में भगवान है और वही इस दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर चीज है। मुझे भरोसा है अपने भगवान पर, एक दिन आप सभी लड़कियों में से एक लड़की ऐसी होगी जो इस दरिंदे का अंत करेगी, इसे मौत से भी बदतर सजा देगी, इसे इसके किए हुए हर गुनाहों का बदला लेगी और इसे सजा देगी। इसकी मौत तड़प तड़प कर होगी। यह मेरी बहुआ है। इतना बोलकर वह बॉडीगार्ड वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर वह आदमी एक कमरे में बैठा हुआ था। उसे कमरे से पक्षियों की बहुत सारी आवाज आ रही थी जो पिंजरे में बंद थे, और उस कमरे की एक दीवार पर एक 13 साल की बच्ची की खूबसूरत सी फोटो लगी हुई थी, जिसमें उसने एक वाइट कलर की डंगरी पहनी हुई थी। उसके सर पर 2 चोटियां थीं और उसके हाथों में एक प्यारी सी डॉल। उस लड़की की तस्वीर उसे पूरी दीवार को ढक रही थी। वह आदमी उस लड़की की तस्वीर के पास आया और उस तस्वीर पर अजीब तरीके से अपना हाथ घुमाते हुए बोला, बेबी डॉल, आखिर कहाँ हो तुम? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता, फिर भी तुम मुझसे इतनी दूर चली गई। मैं पिछले 6 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे मिल ही नहीं रही। तुम जानती हो तुम्हारी यह रूहानियत से भरी खूबसूरती कितनी बेशकीमती है, और दुनिया की सारी बेस्ट कीमती खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए। देखो इस पूरे कमरे को जान, दुनिया की हर खूबसूरत चीजें इस कमरे में है, और यहाँ तक कि पक्षी भी मेरे इस पिंजरे में बंद है। बस अब एक खूबसूरती पिंजरे को तुम्हारी जरूरत है। तुम एक बार मुझे मिल गई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए उस खूबसूरती के पिंजरे में कैद कर दूंगा। तुम जानती हो बारबी डॉल, जब 6 साल पहले मैंने पहली बार मेरे शेर ने तुम्हारा स्वाद चखा था ना, तब से यह तुम्हारा दीवाना हो चुका है। तब तो तुम सिर्फ 13 साल की बच्ची थी, लेकिन अब तो तुम्हारे अंदर जवानी आ चुकी होगी और तुम और खूबसूरत हो गई होगी। बस एक बार बारबी डॉल, एक बार तुम मुझे मिल जाओ, मैं हमेशा के लिए तुम्हें खुद के पास रख दूंगा। और मैं वादा करता हूँ तुम्हारे मिलने के बाद मैं हर रोज सिर्फ 2 लड़कियों के साथ ही सब कुछ करूंगा। बाकी की अपनी पूरी रात सिर्फ तुम्हारे नाम करूंगा। आई लव यू जान, आई लव यू सो मच। इतना बोलकर वह आदमी पागलों की तरह उसे तस्वीर को सूंघने लगा, जैसे वह कोई तस्वीर ना हो बल्कि खुद उसके सामने वह 13 साल की बच्ची खड़ी हो। आज का